जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे की तरफ नजर डालते हैं। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना सवाल। नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से सियासी गलियारों में चल रही थी। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत ने एक बार फिर करवट बदली है। बीजेपी का दामन छोड़कर नीतीश कुमार दोबारा वापस उसी महागठबंधन में लौट चुके हैं जिसके साथ उन्होंने 2015 का चुनाव जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के इस सियासी उलटफेर से ऑपोजिशन पार्टियों में एक नई एनर्जी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी बड़े चेहरों के साथ राबड़ी देवी के घर के बाहर हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका दावा भी किया गया। तेजस्वी यादव ने वहां कहा कि हिंदी पट्टी वाले स्टेट्स में बीजेपी का अब कोई भी अलायंस पार्टनर नहीं बचा है। तेजस्वी यादव के मुताबिक बीजेपी किसी भी स्टेट में अपने एक्सपेंशन के लिए वहां की रीजनल पार्टियों का इस्तेमाल करती है, फिर उन्हीं पार्टियों को खत्म करने के मिशन में जुट जाती है। और बिहार में भी बीजेपी ने यही करने की कोशिश करी थी। खैर, बीजेपी के हाथों से बिहार की सत्ता का फिसलना और नीतीश तेजस्वी की जोड़ी का दोबारा साथ वापस आना भारत की मौजूदा सियासत में काफी कुछ बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, अगर लंबे वक्त तक ये महागठबंधन कायम रहता है तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। दरअसल ये पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी साथ में होगी। इस जोड़ी ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कितना बुरा हश्र किया था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर ये जोड़ी 2024 तक साथ रह जाती है तो बिहार में मोदी मैजिक तो गायब दिखेगा ही, और यहां से उठती सियासी चिंगारी दूसरे स्टेट्स में चल रहे बीजेपी के सियासी तमाशे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार में हुआ यह सियासी उलटफेर बीजेपी के लिए काफी बड़ा धक्का है। बिहार की सियासत के 3 अहम धड़े हैं: लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी। इन तीनों में से सिर्फ अपने दम पर कोई भी नहीं जीत सकता है, और अगर 2 साथ में आ जाएं तो हराना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने नेताओं की बिहार में झड़ी लगा दी थी, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। मुल्क के मौजूदा सियासी माहौल में जिस तरह फिलहाल सभी के बीजेपी के तरफ जाने की होड़ दिख रही थी, उसी बीच में नीतीश कुमार का बीजेपी से अलग होना और अपोजिशन के कई दलों का साथ आना न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क की सियासत में अपोजिशन पर काफी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल असर डालेगा। दरअसल मुल्क में जिस तरह के सियासी हालात हैं, उसमें बदलाव के लिए किसी रेवोल्यूशन यानी क्रांति की जरूरत है। जैसे 1970 यानी 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुआ था, वैसा इस वक्त तो उसी तरह का रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं दिख रहा है, लेकिन जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में क्रांति का बिगुल बिहार से ही फूंका गया था।
नीतीश कुमार की सियासी पारी लालू प्रसाद यादव के एसोसिएट यानी सहयोगी के तौर पर डेवलप हुई थी और इसकी शुरुआत 1974 के स्टूडेंट आंदोलन से हुई थी। 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने तब नीतीश कुमार उनके अहम सहयोगी थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने 1994 में समता पार्टी बना ली। पहली बार 1995 में नीतीश कुमार की समता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के राज के दौरान जंगल राज को मुद्दा बनाया। तब पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बढ़ती किडनैपिंग और फिरौती के मामलों पर टिप्पणी करते हुए बिहार के हालात को जंगल राज बताया था। इसी मुद्दे पर ऑपोजिशन ने 2000 और 2005 का चुनाव लड़ा। 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें महज 2 ही सीटें मिली थी। इसके बाद 2015 में वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ एकजुट हुए। 20 महीने के बाद वो फिर से बीजेपी के साथ गए और एक बार फिर से आरजेडी के साथ हो गए हैं। 9 अगस्त को गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार सीधे लालू तेजस्वी के घर पहुंचे और कहा कि हमने एनडीए को छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में महागठबंधन से अलग होने का उन्हें बेहद अफसोस है और वो उसे भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। नीतीश कुमार के इसी बयान के साथ बिहार में सियासत का एक चक्र पूरा हुआ। 2015 में महागठबंधन की सरकार के वो मुखिया बने थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने आपस में मिलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विजय रथ को रोक दिया था, लेकिन 20 महीने के बाद तेजस्वी यादव पर करप्शन के इल्जाम लगे और उसके चलते नीतीश कुमार ने जुलाई 2017 में आनन फानन में आरजेडी का हाथ छोड़ते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर उन्हें पलटू राम या पलटू चाचा कहा था, लेकिन एक बार फिर से दोनों एक साथ हैं। नीतीश कुमार और लालू के डेडली कॉम्बिनेशन का कार्ड फिलहाल तो बीजेपी के पास नहीं है। जल्द ही 2024 के चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें जीती थी। तब बीजेपी के साथ जेडीयू और रामविलास पासवान की एलजेपी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। 2019 के उसी आम चुनाव का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में अब बीजेपी उतनी सीटें नहीं जीत पाएगी जितनी उसने 2019 में जीती थी, बल्कि आने वाले वक्त यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बिहार में सिंगल डिजिट नंबर पर शिफ्ट हो जाए, इसकी भी काफी उम्मीद है। दरअसल बीजेपी आरजेडी के एमवाई और नीतीश के ओबीसी वोट बैंक में सेंध नहीं मार पाई है, जैसा कि उसने उत्तर प्रदेश में एक हद तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में डेंट करने में कामयाबी पाई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में हुए इस सियासी बदलाव में यानी इस महागठबंधन में कांग्रेस का किरदार भी बेहद अहम रहा है। बीजेपी से अलग होने से पहले नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से कम 3 बार लंबी बातचीत करी थी और अब सियासी हलकों में इस बात की चर्चा भी काफी गर्म है कि आने वाले दिनों में यूपीए में नीतीश कुमार को अहम रोल मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि उन्हें कन्वेनर जैसा पद दिया जा सकता है और सियासी चर्चाओं के मुताबिक यूपीए कन्वेनर के तौर पर नीतीश कुमार 2024 में ऑपोजिशन के तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी हो सकते हैं और इसके लिए वो बिहार की कमान तेजस्वी यादव को थमा सकते हैं। नीतीश कुमार एक बार कह भी चुके हैं कि वो सब कुछ रह चुके हैं, बस एक पद बाकी है और उपेंद्र कुशवाहा के बयान से यह साफ होता है कि यह पद मुल्क के प्रधानमंत्री का पद ही है। वैसे दोस्तों, एक वक्त था जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल के तौर पर देखा जाता था। 2014 से पहले जिस वक्त नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा था, उस वक्त
उस वक्त नीतीश कुमार ने उनका विरोध करते हुए यह कहा भी था कि देश का प्रधानमंत्री सेक्युलर और उदारवादी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, निशाने पर नरेंद्र मोदी ही थे। हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी से अलग हुए आरपी सिंह ने नाराजगी में कहा था कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, 7 जन्मों में भी नहीं। तो आपको बता दूं कि आरपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें उनके प्रधानमंत्री बनने की छिपी ख्वाहिश के बारे में तो जरूर पता होगा और इस पर उनके साथ चर्चाएं भी हुई होंगी। अब बिहार में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनना ऑपोजिशन के लिए बड़ा मॉरल बूस्टर है और इसके साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर मुल्क की सियासत में सुर्खियों में आ गए हैं। इस वक्त देखा जाए तो ऑपोजिशन के पीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार काफी मजबूत नजर तो आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को बीजेपी ने उनके ही घर में उलझाए रखा हुआ है। पार्थ चटर्जी मामले के बाद यह कहा जा रहा है कि बीजेपी उनकी सरकार की इमेज खराब करना चाहती है। बीजेपी को उन्हें घर में ही घेरे रखने की पॉलिसी के चलते ममता बनर्जी को ऑपोजिशन के पीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर कबूल करना मुश्किल होगा। वहीं नीतीश कुमार के राहुल गांधी से अच्छे रिश्ते रहे हैं। अगर कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी का पीएम चुनने की नौबत आती है तो राहुल गांधी नीतीश कुमार का सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे पीएम पद के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी के खिलाफ एक चीज जो जाती है वो ये है कि वो कभी भी पाला बदल लेते हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनकी इमेज काफी अच्छी रही है, उन्हें अच्छा मुख्यमंत्री माना जाता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपने दम पर कितनी सीटें ला सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो लेकिन तमाम रीजनल पार्टीज से उसकी सीटें ज्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने कभी यह भी नहीं कहा है कि उसे छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का पीएम उम्मीदवार हो सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात सिर्फ अटकलेबाजी है, क्योंकि इस वक्त वो खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करना नहीं चाहेंगे। इस वक्त तो वो अपना सियासी वजूद बचाने की कोशिश में हैं। उन्हें डर है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह बीजेपी बिहार में जनता दल यूनाइटेड को भी 2 टुकड़ों में बांट सकती है। वैसे दोस्तों, इसके बावजूद अगर नीतीश पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हो तो ये ख्वाब इस वक्त तो मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त फिलहाल तो ऑपोजिशन को जोड़ने वाले कैरेक्टर्स नदारत हैं। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में यह सियासी तस्वीर साफ हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।